हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। यहाँ हम क्षितिज भाग 2 से पढ़ेंगे आज आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और इस आत्मकथ्य में वो अपनी आत्मकथा को लिखने से मना। एक्चुअली हुआ क्या कि जयशंकर प्रसाद जी जब हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, उस समय जो है उनके जो लोग थे, उनके जो मित्र थे, उन सब ने उनसे कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखें। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एक यहाँ कविता लिख दी जो आत्मकथ्य नाम से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं। मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ है जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। उनका कहना है कि मेरे जीवन में जो सुख के पल थे भी, उन पलों को मैं आपके सामने, दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहता हूँ। और उन्होंने कई ऐसी आत्मकथाएं पढ़ी हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको मेरी आत्मकथा से कुछ भी ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा जिससे, यानी कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना ही नहीं है जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा से मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को समझकर, सुन करके अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें उससे कुछ आनंद की प्राप्ति होगी? तो इसी पर संबंधित ये कविता है। तो आइए इस कविता के पहले काव्यांश को हम पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे हो गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो आइए इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाली। तो आइए पहले शब्दार्थ। मधुप होता है भौरा। मधुप अर्थात भौरा, घनी यानी कि अधिक, अनंत विशाल, नीलिमा यानी नीला आकाश, असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो, अनगिनत जीवन इतिहास यानी जीवन की कहानी, व्यंग मजाक, मलिन गंदा, उपहास मजाक, दुर्बलता कमजोरी, बीती गुजरी हुई स्थिति या बात, खबर हाल, ठीक है, गागर रीति यानी खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें भाव नहीं है। तो इसमें पहले आप इस इन शब्दार्थों को लिखिएगा। यहाँ पर कवि शंकर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं मधुप गुनगुना। मधुप का अर्थ होता है भौरा, घनी यानी अधिक, नीलिमा अर्थात नीला आकाश, असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो, अनगिनत, जीवन इतिहास जीवन की कहानी, व्यंग अर्थात मजाक, मलिन यानी गंदा, उपहास यानी मजाक, दुर्बलता कमजोरी, बीती यानी गुजरी हुई स्थिति या बात, खबर हाल, गागर रीति खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें भाव नहीं है। तो कवि यहाँ पर, कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, इस कविता में ये कविता लिखी क्यों गई, जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता क्यों लिखी,
तो कहते हैं जब कवि को अपनी आत्मकथा, आत्मकथा होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आत्मा, अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, यानी अपने जीवन की सभी घटनाएं जो एक एक करके जो है लिखता है, वो आपकी आत्मकथा कहलाती है। तो तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने जो है, उनके आंखों के सामने लगती है, आने लगती है। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के, कवि की। इस काव्यांश में कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर वे कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं। तो जब उनके मित्रों ने उनसे प्रस्ताव रखा कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि आखिर वो उनकी आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं, क्या उनको मिलेगा उनकी आत्मकथा सुनने से। तो उनके सामने जो है, जिस प्रकार से एक भौरा जो है एक फूल के चारों तरफ गुनगुनाता है, ठीक है, ऐसे ही अब जब उनको ये प्रस्ताव मिला तो उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो एक एक करके कवि के आंखों के सामने वो मंडराती है भौरे की तरह, ठीक है। और इस पर वो जो है अपने मित्रों से ये प्रश्न भी करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से भौरे के माध्यम से जो है वो अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन जो रूपी भौरा है वो भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी जो है कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। यानी कि उनके आंखों के सामने अनेक घटनाएं उनके सामने आ गई और वो जो है उनके बारे में सोचने लग गई कि मैं कौन सी घटना के बारे में लिखूं। तो एक भौरा जिस प्रकार से एक फूल की चारों तरफ जो है मंडराता है, वो जो है गुनगुनाता है, इसी तरह से कवि के मन में जो है अनेक घटनाएं उनकी चारों तरफ, हर घटना के चारों तरफ उनकी आंखें जो है इस प्रकार से मंडरा रहा है, उनका मन जो है अनेक घटनाओं के जो है चक्र वो देख पा रहे हैं, अपने जीवन की उन घटनाओं को जो है फिर से वो याद कर रहे हैं। तो कहते हैं हमें कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी जो वृक्ष है, जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भरा हुआ था। कहते हैं मेरा जीवन भी जो है जीवन रूपी जो वृक्ष है, और वृक्ष में पहले हरी पत्तियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वृक्ष जब वो उसको पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिलता है, वो सूखने लग जाता है, उसकी पत्तियां सभी झड़ जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन में यदि सुख और शांति नहीं है तो धीरे धीरे जो है मनुष्य जीवन रूपी ये वृक्ष है वो भी क्या हो जाता है, वो भी ऐसे ही सूख जाता है। ऐसे ही अपने जीवन के बारे में यहाँ कवि कहते हैं कि पहले जो है मेरा जीवन भी वृक्ष, जीवन रूपी जो वृक्ष है वो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था। मेरे जीवन में भी सुख और आनंद की अनुभूति थी। वो वृक्ष रूपी जो हरा भरा वृक्ष होता है जिसमें सुख और आनंद हो, उस तरह की जो है हरी पत्तियां से लदा हुआ ये वृक्ष था। लेकिन कहते हैं अब वो सभी पत्तियां मुरझा करके एक एक करके गिर रही है, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी है। उनके जीवन में सुख की जगह अब दुख और निराशा ने ले ली, और कवि इस वक्त जो है अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। यानी कि कवि का मन जो है अप्रसन्न है, वो प्रसन्न नहीं है, अशांत है उनका मन। तो कहते हैं कवि कि मेरा मन, मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो पहले कभी सुख और जो है शांति मेरे जीवन में थी, सुख खुशियों से भरा हुआ मेरा जीवन था, लेकिन आनंद था। लेकिन अब जो है मेरे जीवन रूपी वृक्ष की सभी पत्तियां मुरझा करके एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन में अब दुख ही दुख है, अब सुख उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है, और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि आप अपनी जीवनी, आप अपने आत्मकथा लिखिए। तो देखिए जब व्यक्ति बहुत दुख होता है, उसे निराशा में होता है, उसको जो है जीवन में इस प्रकार की
परिस्थितियां चल रही होती हैं तो वो अपने जीवन की उन घटनाओं को याद नहीं करना चाहता है। व्यक्ति जो है अपने सुखद पलों को याद करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो पतझड़ का सामना कर रहा है, अर्थात अभी उसमें दुख ही दुख है। हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। कवि कहते हैं कि मुझसे पहले हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में, यानी कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने महान पुरुषों ने और लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। यानी कि मुझसे पहले कई लोगों ने जो है, कितने ही महापुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उन्हें पढ़ करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं, क्योंकि जब आप अपने जीवन की घटनाओं को लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से तो क्या होगा, आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आपने गलतियां, क्योंकि मनुष्य जीवन गलतियां करता ही करता, हर मनुष्य से गलतियां होती है। तो अब जो है हम जब अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपनी गलतियों को, अपनी जो आपकी बुराइयां हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, उन कमियों को भी लिखना पड़ेगा। तो इससे लोग उसे पढ़ते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं स्वयं अपना मजाक, कहते हैं मैंने हिंदी इतिहास में देखा कि कितने ही महान पुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी, हमारे सामने प्रस्तुत की है, लेकिन मुझे उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वे स्वयं, वो खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मकथा लिख करके अपना ही वो मजाक उड़वा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन महान पुरुषों की आत्मकथा को पढ़ करके उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं, ये कहना चाहते हैं यहाँ कवि। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलता और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। अब देखिए, ये तो कड़वा सत्य है कि हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाता है। हर व्यक्ति को जो है क्या चाहिए, दूसरे की कमियां निकालनी होती है, हर व्यक्ति को दूसरे की दुर्बलता निकालनी होती है। और उस यदि एक व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ऐसा नहीं है कि बुरा व्यक्ति हर मामले में, हर पक्ष में वो जो है बुरा होगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई, उतना जितना वो बुरा होगा उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी। और हो सकता है किसी एक व्यक्ति में जो बुराई है किसी दूसरे व्यक्ति में वही अच्छाई हो, और उस व्यक्ति में जो अच्छाई है वो इसमें बुराई हो, ऐसा होता है। और हमारे जो व्यक्ति, लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे की दुर्बलता, वो देखता है कि वो जो है संगीत में बहुत अच्छा है, तो वो जो संगीत में अच्छा है तो वो उसके संगीत की जो है फिर बुराई करता है, देखो उसकी संगीत तो अच्छी है नहीं। कोई व्यक्ति जो है, और हो सकता है वो संगीत में अच्छा ना हो, वो नृत्य में अच्छा हो, उसकी लेखन शैली बहुत अच्छी हो। अब एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसके मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी पक्षों में अच्छा होगा, हो सकता है उसको लेखन शैली में बहुत, क्योंकि हर बच्चा आपने देखा होगा किसी एक सब्जेक्ट में ही वो माहिर होता है या किसी दो सब्जेक्ट में। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी में ठीक ठाक होते हैं। तो हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ पक्ष उसके मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। और व्यक्ति की आदत क्या है, हर मनुष्य की आदत क्या है, वो दूसरे व्यक्ति की दुर्बलताओं को पकड़ता है, उसकी कमजोरियों को पकड़ता है और उसी का मजाक उड़ाता है। लेकिन इसी बात से जो है यहाँ कवि जो है क्या कहते हैं कि कितने ही महान पुरुष रहे होंगे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिख ली है, लेकिन लोग तो उनकी कमियां निकालते हैं, उनका मजाक करते, पहले उन आत्मकथाओं को पढ़ते हैं और फिर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे कहते हो कि मेरी जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। तो यहाँ कवि ने जो है अपने मित्रों से आत्मकथा ना लिखने का बहाना, अब बातें बता रहे हैं कि भाई मैं क्यों आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे पहले हिंदी साहित्य में कई महान पुरुषों की आत्मकथाएं लिखी गई हैं। लोग उनको पढ़ते हैं, उनकी कमियों को जो है
मजाक बनाते हैं, उनकी कमियों को पढ़ करके उनका मजाक बनाते हैं। ये सच जानते हुए भी कि हर व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाते हैं, और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। जिस व्यक्ति को बहुत अच्छा पढ़ना आता है वो दूसरे की कमियों का, क्योंकि हो सकता है अगला बच्चा क्लास 10th में कई ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, तो उनकी हिंदी बड़ी कमजोर होगी। जो बच्चे हिंदी में बहुत अच्छे हैं उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो। तो उस समय आप खुद में भी देखिएगा, अपने आप में भी देखिए, आप भले बाहर कहीं ना कहीं आपके मन में एक भाव आता है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी जो गणित है वो बहुत अच्छी है। तो ये हम करते क्या है, हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, दूसरे की कमियों को निकालते हैं। बल्कि हमें तो उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। देखो वो हिंदी में बहुत अच्छा है तो वो गणित में बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमें, अगर हर व्यक्ति ये सोच कर चले कि अगर उसमें ये कमी है तो कुछ ना कुछ अच्छाई है, हम उसकी कमियों को क्यों ढूंढे, हम उसकी अच्छाइयों को ढूंढे, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें और उससे कुछ सीखें। क्योंकि हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कुछ कमियों से हमें सीखने को मिलता है और कुछ अच्छाइयों से हमें सीखने को मिलता है। तो यदि हमारा नजरिया अच्छा रहे, यदि हम नजरिए हमारी सकारात्मक हो, हम अच्छी पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को यदि हम सीखें, तो हम जो है हर व्यक्ति से सीखते हैं। जो आपसे बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उससे भी हम सीख सकते हैं, बस हमारा नजरिया सही होना चाहिए। आपने एक कहानी सुनी हुई, एक कौवे को जो है एक चौराहे पर जो है एक चित्र बना करके टांग दिया गया। उस कौवे पर लिखा गया कि इसमें जो है आपको टिक करना है जहां जहां आपको गलतियां नजर आ रही हैं, जहां पर आपको कमियां नजर आ रही हैं। तो उस चौराहे पर और एक पेन वहां पर रख दिया गया। उस पेन में उसमें लिखा था कि आपको इस कौवे के चित्र में जहां जहां कमियां दिखी वहां वहां आपको टिक मारना है। तो सुबह से लेके शाम तक हर व्यक्ति चौराहे से गया, किसी को उसकी नाक अच्छी नहीं लगी, किसी ने उसकी मुख को, किसी ने उसके बाल को, इस तरह से जो है सभी चीजें जो है उसमें पूरे कौवे पर जो है शाम तक उस पर जो है टिक मरा हुआ था, टिक लगे थे। उस दिन हमारा नजरिया सिर्फ नकारात्मक चीजों के लिए था। दूसरे दिन उसी चित्र को कॉपी कर दिया गया था और उस कौवे पर फिर से पुनः लिखा गया था कि इसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको आप टिक कीजिए। तो चौराहे पर जितने व्यक्ति आए, शाम होते होते उस कौवे, पूरे कौवे पर टिक था। तो इससे ये साबित होता है कि यदि हमारा नजरिया अच्छा हो तो सारी चीजें अच्छी हैं, दुनिया में सब अच्छे हैं। लेकिन हमारा नजरिया ही नकारात्मक है, हम नेगेटिविटी को जाते, क्योंकि पहले दिन तो ये पूछा गया था कि इसमें नकारात्मक चीजें ढूंढनी थी। पूरे कव्य में नकारात्मक चीजें थी। जितने व्यक्ति गए हर किसी ने उस पर टिक मारा, जिसको जो चीज बुरी लगी उसने टिक मारा। दूसरे दिन उसी कव्वे को, क्योंकि सेम चित्र को दोबारा से उस चौराहे पर लगा दिया गया और उसमें उस दिन सकारात्मक चीजें पूछी गई, तो किसी को उसका चित्र का जो है जो भी पार्ट अच्छा लगा उसने वहां टिक कर दिया। तो दूसरे दिन भी पूरे चित्र में टिक लगे थे। तो इससे ये साबित होता है कि आपका नजरिया क्या है। किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उस व्यक्ति में नकारात्मक चीजें भी होंगी और सकारात्मक भी होंगी। सो नेगेटिव, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें होंगी। अब आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं, आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। ये आप पर जो है निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो हर व्यक्ति, अगर हम अपना नजरिया ठीक रखे, अपना नजरिया वो सही रखे, तो हर व्यक्ति में हमें अच्छाई नजर आएगी। और हमारा नजरिया ही नकारात्मक है तो फिर हम जो है सारी चीजें हमें नकारात्मक लगती हैं। तो नजरिए का बहुत बड़ा फर्क होता है और चीजें नजरिए से ही चलती है। आप किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो वो आपका नजरिया है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि लोगों की आदतें होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। फिर भी आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं और अपनी कमजोरियों को लिख डालूं।
अपनी आत्मकथा लिख डालूं, अपने जीवन में घटित उन कमियों को दूसरों के सामने मैं सब कुछ लिख दूं, मैं सबके सामने कह डालूं। इस प्रकार से जो है वो अपने मित्रों से प्रश्न करते हैं यहाँ कवि कि मैं किस प्रकार से, जब हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की दुर्बलताओं, हर व्यक्ति की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक उड़ाता रहता है, फिर भी आप मुझसे कहते हैं कि अपनी कमियों को, अपने जीवन की घटनाओं को आप लिख डालिए, जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर कभी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुन करके सुख प्राप्त करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं अपनी कमियों को कहूंगी? क्या कहूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं अपनी घटनाओं को, अपने जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, मेरे जीवन में जितने भी दुख के पल हैं, मैं सब आपके सामने लिखूंगा। क्या इससे आपको जो है सुख मिलेगा? मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है एकदम खाली है। कहते हैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है, इस जीवन रूपी घड़े में जो है कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहते हैं ये जीवन रूपी घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, उस कोई भी भाव इस जीवन में नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर यानी घड़े में जो सुख और खुशियां थी और आनंद रूपी जो रस थे वो सभी तुमने ही खाली किए हैं। अब आगे कवि ने क्या कहा कि मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी और लिखते लिखते मैंने कोई ऐसी बात लिख दी जिससे पढ़कर आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरे जीवन में जो सुख थी, जो खुशियां थी, जो आनंद रूपी जो मेरे जीवन में रस थे, वो सभी तुमने ही मुझसे छीने हैं। यानी मेरे जीवन रूपी घड़े को जो है खाली करने वाले तुम ही हो, कहीं तुम ऐसा न समझो। ठीक है, और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। यानी कि ये सब यहाँ कवि कहते हैं कि मैं यदि अपने जीवन की घटनाओं को लिखता हूं और उन घटनाओं को पढ़ करके तुम्हें ऐसा न लगे, तुम कहीं ये ना समझ लो कि मेरे जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े में जो सुख खुशियां थी, आनंद रूपी जो रस थे, वो सभी जो है तुमने ही खाली किए और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े से लेकर तुमने जीवन रूपी गागर घड़े में भर लिया और मेरा जीवन दुखों से भर दिया। ठीक है, आगे भावार्थ देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए है। आप इतना लिखने पर तो आपका पूरा ही पेपर निकल जाएगा। अभी हम कविता के लाइनों को लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसको बताएंगे विस्तार से। तो कवि जयशंकर प्रसाद पहले तो अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे और तर्क दे रहे थे कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने महान पुरुष अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। इन महान पुरुषों की, इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़ते हैं और उनकी कमियों का, इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, फिर भी कवि अंततः अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, किंतु चेतावनी भी देते हैं कि वे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कोई ऐसा न समझे कि उनके जीवन में जो सुख और खुशियां और आनंद रूपी रस थे वो उन सभी ने ही खाली किए, जो और कवि का जीवन दुखों से भर दिया हो। यानी अपने मित्रों को वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि कहीं जीवन अपनी आत्मकथा लिखते लिखते कुछ ऐसा न लिख दूं कि जिससे तुम्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि इनके जीवन में जो सुख थे, जो खुशियां थी, वो तो इन्होंने ही खाली, हमने ही खाली किया है। असल में यह भी कवि का एक तर्क ही है जिसको देकर वे अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। तो वो तर्क दे रहे हैं अपने मित्रों से को कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। अब देखिएगा, आपने इन काव्यांश को आपके पास इस तरह से आएगा। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं जिस प्रकार से एक भौरा एक फूल के चारों तरफ से मंडराता है,
और गुनगुनाता है। ऐसे ही आज मेरा मन रूपी जो भौरा है वो भी मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं उसके चारों तरफ वो मंडरा रहा है और ये सोच रहा है कि मैं कौन सी कहानी लिखूं अपने जीवन की। कवि कहता है मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि ने कहा कि मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष की सभी पत्तियां आज जो है मुरझाकर गिर रही हैं, जो कि पहले घनी थी, जो पहले हरी भरी थी, देखो कितनी आज घनी। वो जो है सभी पत्ते मुरझाकर आज मेरे जीवन में जो है पतझड़ है, दुख ही दुख है। फिर आगे कवि ने कहा इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह कर लो कीर्तने करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहते हैं इस गंभीर अनंत, इस हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जो इतिहास में, आकाश में, अनंत आकाश, असंख्य जीवन इतिहास, या कि यहाँ पर इतने जीवनियां लिखी गई हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कहते हैं इन जीवनियों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपनी जीवनी लिख करके अपना ही जो है मजाक स्वयं बनाया है, क्योंकि लोग व्यंग भरी बातें करते हैं। लोग जब जीवनी आत्मकथा पढ़ते हैं कमियों को निकालते हैं, लोगों का काम है कमियों को निकालना, उनकी दुर्बलताओं को निकालना और उन पर व्यंग मलिन जो है उनका उपहास करना, उनका मजाक बनाना। अपने मित्रों से कभी यहाँ पर आत्मकथा ना लिखने की बात करते हुए कहते हैं तब भी कहते हो कर लूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम्हें पता है कि जितने भी महान पुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी है लोगों ने उनका व्यंग और मलिन उपहास किया है, तब भी तुम मुझे कहते हो कि कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यानी जो मुझसे दुर्बलताएं हुई हैं, जो कमजोरियां मेरी हुई हैं, जो बीती बातों में मैंने कुछ कमियां करी होंगी, उन सबको मैं लिख डालूं, कह डालूं, दुर्बलता अपनी सारी चीजें कह दूं। फिर आगे कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या मेरी आत्मकथा को पढ़ करके तुम्हें सुख मिलेगा। कहते हैं देखोगी यह गागर रीति, कहते हैं मेरा गागर, जीवन रूपी जो गागर है, घड़ा है, वो तो खाली है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। कवि ने कहा कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी भाव नहीं है। और आगे कवि अपने मित्रों को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी जो खाली है, इसमें सुख नहीं है, इसमें जो है खुशियां नहीं है, मेरे जीवन में जो है पतझड़ जिस प्रकार से आता है और एक वृक्ष की सभी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसे मेरे जीवन की जो खुशियां हैं, मेरे जीवन के जो खुशी के पल हैं, वो सब जो है मुरझा करके अब सूख गए हैं, पत्तियां झड़ चुकी हैं। ऐसा ही मेरा जीवन भी हो चुका है। कहते हैं मेरे जीवन रूपी इस घड़े में जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन फिर चेतावनी देते हैं कि कहीं मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कि कहीं मैंने अपनी आत्मकथा लिखी और तुमने मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है खाली पाया और तुम उसे पढ़ो और तुम्हें ऐसा लगे कि भाई ये तो हम ही ने खाली किया है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या तुम जो है मेरे जीवन की घटनाओं को पढ़ने के बाद जो है सुख पाओगे। तो इसको आप लिखिएगा। तो इसमें जो है बहुत कुछ, आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कि कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि आज जो है मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, उसके लिए वो कुछ बातें यहाँ पर कहते हैं, तर्क भरी बातें। क्यों वो नहीं लिखना चाहते हैं, इसके लिए वो कहते हैं पहला तो कि मेरे जीवन में जो है पतझड़ है, मेरे जीवन में खुशियां नहीं है, दुख ही दुख है। ठीक है, इस गंभीर, कहते हैं इसलिए भी नहीं लिखना चाहते हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष में जो है अब पत्तियां झड़ चुकी हैं, उसमें जो है पतझड़ आ गया है। दूसरा इन्होंने तर्क दिया है कि इस गंभीर अनंत, इस महान हिंदी साहित्य में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों ने, असंख्य महापुरुषों ने अपनी जीवनियां लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन, और जिन्होंने ये अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, इन लोगों ने तो अपना व्यंग मलिन उपहास किया है, अपना मजाक बनवाया है, क्योंकि लोग जो है दूसरों की दुर्बलताओं का मजाक
फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि तब भी तुम मुझे कहते हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं को लिखूं। तुम सुख कर सुख पाओगे, क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा को सुन करके सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति, क्या तुम मेरे जीवन का गागर देखना चाहोगे जो कि बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भाव नहीं है। और अगर मैंने लिख दिया किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, और मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम्हें लगे कि इस गागर, जीवन के गागर को खाली करने वाले तो हम ही हैं। मेरा रस ले भरने, मेरे रस को जो है खाली करने, मेरे जीवन के रस को जो है अपने भरने वाले, अपनी भरने वाले, यानी मेरे जीवन के सुखों को छीन करके अपने को जो है सुख क्या तुम्हें मिलेगा? ऐसा ना समझो तुम कि मेरे जीवन का जो सुख है, जो रस है, वो तुम्ही ने छीन लिया है। इस प्रकार की बातें यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। तो आपको सीधे लाइन बाय जो है इसका एक्सप्लेन करना है, इसका जो है अर्थ बताना है कि मधुप गुनगुनाकर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। उनसे कहा गया कि आप अपनी कहानी लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष को मैं जब एक भी पत्तियां नहीं है तो मैं क्या लिखूं, अर्थात मेरे जीवन की जो सुख है, जो खुशियां हैं, वो सब जो है अब मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो चलिएगा, इसको आप लिखिएगा। चलिए, तो यहाँ इस काव्यांश के नेक्स्ट जो आपका काव्यांश है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसके शब्दार्थ लिखिएगा, भावार्थ लिखिएगा शॉर्ट में। जितना हमने आपको समझाया, ये तो हमने बहुत लंबा एक्सप्लेन किया, तो आप जो है एक शॉर्ट में लिखेंगे और भावार्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के बाद भावार्थ लिखेंगे कि कवि का कहने का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखना है आपको, फिर प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ कवि किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप इसकी अर्थ लिखेंगे और अर्थ के बाद आप भावार्थ लिखेंगे। व्याख्या लिखिए या अर्थ लिखिए और भाव लिखिएगा कि कवि का कहने का भाव अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसको आपको शॉर्ट में लिखना है, इतना बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट, ये तो समझाने के लिए आपके लिए था। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के काव्यांश को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।